हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सस्टी स्टडी पॉइंट। और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी की। ठीक है, ये क्यों यहाँ पर बात हो रही है? जी हाँ, यूपी ट्रिपल एससी के जो पिछले ईयर्स के उसने अपनी जितनी भी परीक्षाएं कराई हैं उनमें जिस टाइप का पेपर दिया है, उन पेपर्स में जो प्रश्न आए हैं हम उनको हल कर रहे हैं। इससे संबंधित 3 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम एक चौथी वीडियो है ये जो अपलोड होगी और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यूपी ट्रिपल एससी जो है इस समय वीडियो का री एग्ज़ाम करा रही है, जो कि 2018 में एग्ज़ाम हुआ था। वो एग्ज़ाम किसी कारण बस कैंसिल हो गया था, अब वो जून में होने वाला है। तो उसी से कंसर्न, क्योंकि उसमें पता है 50 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस के और 50 आएंगे रीजनिंग के। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 नंबर के होंगे और माइनस मार्किंग भी है। ये बार बार आपको मैं आपके माइंड में क्लिक करती रहती हूँ, जिससे कि आपको ये पता रहे कि आप क्वेश्चन का आंसर बहुत सोच समझ कर दें। इसके लिए क्या होगा कि आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी और सबसे अच्छा तरीका ये है कि टाइम कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए, पैटर्न देखिए एग्ज़ाम कैसा आता है, क्या चॉइस है यूपी ट्रिपल एससी की क्वेश्चन देने की। तो आज हम उसी को हल करेंगे। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी का लास्ट ईयर ये पिछली जो परीक्षाएं कराई हैं उसका पेपर है। इसमें देखो ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी, समाज कल्याण पर्यवेक्षक, इन सब का जो पेपर है लगभग एक साथ है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम इसमें क्या है, हिंदी और जीएस पढ़ेंगे। ठीक है, रीजनिंग मैंने इसमें से हटा दी है क्योंकि रीजनिंग को काफ़ी देर लगती है और रीजनिंग जो है आप लोग, मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादातर बच्चे जो हैं सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहला क्वेश्चन जो है हिंदी का, यहाँ पे पूरा ये एक पैराग्राफ दे रखा है और इस पैराग्राफ में यहाँ पर ये पूछा है कि इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा। ठीक है, तो इसका पूरा हल यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। और वीडियो अगर अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखो ये लिखा है, इसका जो पूरा उत्साह से और सुनते तक की कहानी है, इसमें सुनते हैं। तो इसका जो शीर्षक है यहाँ पर उत्साह बताया। अगर आप इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि इसका शीर्षक उत्साह होना चाहिए। अगले इस पर आते हैं। इसमें पूरा ये पैराग्राफ दिया हुआ है, कुंती को लेकर दिया हुआ है। कुंती की कहानी आपने पढ़ा भी होगी। कुंती अपने लाडले लाल को, अपने हृदय के टुकड़े को, अपने प्यारे नवजात शिशु को नदी में छोड़ कर लौट आई और छोटी सी नदी थी। तो मेरे हिसाब से मैं क्या करती हूँ कि पूरा पैराग्राफ ना पढ़ के पहले क्वेश्चन को पढ़ती हूँ। क्वेश्चन है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर चली आई थी? तो इसका उत्तर आपको यहाँ पे मिल गया है। कहाँ छोड़ के चली आई थी? नदी में छोड़ के चली आई थी, है ना। तो इसका उत्तर होगा नदी में छोड़कर चली आई थी। मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था? तो यहाँ पे देखो मंजूषा है कहीं पे, तो पता चल जाएगा कि मंजूषा को कौन लेकर जा रहा था। ये अतः अब देखो यहाँ पे है, अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर अपने काशी की ओर बहने लगी, यानी कि कौन है? तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब शिशु की पिटारी बहती बहती चंबल नदी में आई। इटावे के पास चंबल नदी में आकर श्री यमुना जी में मिलती है और चंबल के प्रवाह के साथ वह यमुना जी में आ गई। यमुना जी के साथ प्रयाग की ओर बढ़ी। तीर्थराज प्रयाग में जाकर श्री यमुना जी गंगा में मिल जाती हैं। अतः अब वह मंजूषा शिशु को लेकर काशी की ओर बहने लगी। तो कौन बहने लगी भाई? यहाँ पे पूरा लिखा है कि चंबल नदी आई थी, है ना। चंबल नदी जाकर मिलती है, छोटी सी नदी थी, तो इसमें ये लिखा है। तो मंजूषा को कौन लेकर जाता है? तो मंजूषा अपने भाग्यवश, इसमें सब लिखा है ना कौन लेकर जाता है, तो अपने भाग्यवश ही तो आगे की ओर जा रहा था बहकर स्वयं। राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी? तो यहाँ पे राजा अधिरथ को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। राजा अधिरथ ने क्या अपने सेवकों को आज्ञा दी थी? तो अभी तक तो हमने जो पढ़ा तो अधिरथ नहीं थे। यहाँ पे देखो, राजा अधिरथ अपनी स्त्री राधा और अपने सेवकों के सहित गंगा में स्नान करने आए थे। उन्होंने दूर से एक सुंदर सी बेटी को जाह्नवी की लहरों के साथ क्रीड़ा करते हुए देखा। अतः उन्होंने अपने सेवकों को आज्ञा दी, सामने ये जो मंजूषा बहती जा रही है उसे पकड़कर लाओ। ठीक है, तो देखो हमें पूरा पैराग्राफ भी नहीं पढ़ना पड़ रहा है और आंसर हमें मिलता जा रहा है। तो मंजूषा को लाने को कहा था इन्होंने, इसका उत्तर ये हो गया। इस तरह से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपका जो है सॉल्व होता चलेगा। चंपा नगरी के राजा किसके साथ स्नान करने आए थे? ये पहले ही आपको पता है, राधा और सेवकों के साथ। यहाँ भी पढ़ा है आपने। जब कोई सरकारी पत्र, ठीक है, अब ये 5 क्वेश्चन तो ये हो गए। अब ये अलग से क्वेश्चन आ गए पत्र के ऊपर कि पत्रों के प्रकार है ना कितने, मैंने पहली वीडियो में बताया कि टाइप्स ऑफ जो लेटर्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। अब ये जब कोई सरकारी पत्र, ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक
प्रेषितियों को भेजा जाता है, ठीक है, उनके जो प्रेषिती हैं बहुत सारे हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे परिपत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? परिपत्र कहते हैं। एक साथ अनेक लोगों को भेज दिया जाता है तो वो परिपत्र कहलाता है। और इसे गश्ती पत्र भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत सारी जगह पे जा रहा है। इसे प्रेषक इसका प्रेषक एक ही होगा, यानी कि एक ही अधिकारी होगा, लेकिन इसे पाने वाले जो होते हैं वो अनेक होते हैं। तभी कहा है कि अनेक प्रेषितियों को भेजा जाता, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? गश्ती पत्र और परिपत्र भी कहते हैं। जैसे हम गश्त लगाने जगह जगह जो गश्त लगाते जाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? जगह जगह पत्र को बांटते हुए चल रहे हैं, बहुत लोगों को दे रहे हैं वही पत्र। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है, मतलब पर्सनल उसके नेम से उसको लेटर लिख रहा है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें एक तो वो शासकीय बात लिख रहा है, लेकिन पर्सनली उसे लिख रहा है, तो टोटली शासकीय भी नहीं हुआ। टोटली शासकीय में क्या होगा कि उसके व्यक्तिगत नाम ना लिख के पद लिखा जाता है। तो सरकारी अधिकारियों के मध्य सरकारी काम से व्यक्तिगत शैली में लिखे जाने वाले पत्र अर्धशासकीय पत्र कहलाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तत्परता और तीव्रता प्रदान करना होता है, साथ ही किसी विशेष बात की ओर ध्यान आकृष्ट करना होता है, ठीक है, कि विशेष व्यक्ति को लिख रहे हैं, उसी के नाम से लिख रहे हैं, तो व्यक्ति अधिक ध्यान देगा उस काम पर। एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए? अभिनिवेदन में आपको पता ही है विद्यार्थी को क्या लिखेंगे, बताइए। ये तो आप लिखते चले आ रहे हैं लेटर में, वही लिखते हैं ना, आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वही इसमें है। क्या लिखेंगे आप? आपका आज्ञाकारी शिष्य, सी ऑप्शन में दिया है। दो अपरिचित व्यक्तियों के बीच पत्राचार की प्रक्रिया को अभिवेदन में भवदीय लिखा जाता है। जब दो अपरिचित व्यक्ति लिखते हैं तो उसमें अभिनिवेदन में भवदीय लिखते हैं, लेकिन जब परिचित लिख रहे हैं तो पता है शिष्य लिख रहा है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ है संप्रेषण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए? संक्षेपण है, संक्षेपण माने सारांश की बात हो रही है यहाँ पे। तो संक्षेपण जो है वो मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना चाहिए, यानी कि अगर इतना बड़ा पाठ है तो लगभग संक्षेपण कितना बड़ा होना चाहिए? तो 1/3 होना चाहिए, यानी कि संक्षेपण हमारा इतना छोटा होना चाहिए। पूरे पाठ को अगर हम संक्षेप में लिख रहे हैं तो केवल इतना बड़ा हमारा संक्षेप हो, ठीक है, याद रखना ये चीज़। क्योंकि आता है ना कि कभी कभी सारांश लिखो पाठ का, तो सारांश इसी को कहते हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हिंदी में ध्वनियाँ जो हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक तो स्वर होते हैं और एक व्यंजन होते हैं, ठीक है। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, इस चीज़ को याद कर लेना। एक तो ह्रस्व स्वर, एक दीर्घ स्वर, जो मैं पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ह्रस्व स्वर में वो होते हैं जो छोटे, मैंने कहा था जो बच्चे छोटा बोलते हैं, छोटी ई बोलते हैं, छोटा ऊ बोलते हैं, और रेर ऐसे तो बोलते हैं। वैसे तो ये अ ई उ रेर होता है, और ये होता है आ ई ऐसे होता है, लेकिन बच्चे बोलते हैं आ बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, फिर ए ओ औ आहा, ओ हो आ जो है वो, इसमें ये दीर्घ स्वर हैं, लेकिन इन्हें संयुक्त, इन सबको संयुक्त स्वर भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना इस चीज़ को भी। संयुक्त स्वर अगर पूछे जाएंगे तो भी ये आएंगे। तो यहाँ पे ये है। जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जीवा के आधार पर स्वर जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ये जो थे वो ध्वनि उसके मात्रा के आधार पर थे। ये किसके आधार पर थे? मात्रा के आधार पर। ये किसके आधार पर है? जीवा के आधार पर, ठीक है, याद रखना। तो जीवा के आधार पर जो है 3 प्रकार के हैं और मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के। इसमें जीवा अग्र, मध्य और पश्च, यानी कि जीवा का जो पार्ट टच होता है उसी के अनुसार स्वरों को बांट लिया गया। यहाँ पे बात स्वर की हो रही है, व्यंजनों की नहीं हो रही है दोस्तों, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो अग्र स्वर जैसे ई ए है, ए है, आ जो है हम मध्य से बोलते हैं, जीभ को हम जब मध्य भाग उसका हमारा थोड़ा सा दबता है तब। और जैसे आ, इसमें हम पश्च पार्ट से बोलते हैं, आ ऊ ओ और आप देखो कि जीभ में आपका कहाँ पर प्रेशर लग रहा है, उससे आपको खुद ही समझ में आ रहा है, ठीक है, इसको बोल के देखिएगा। फिर निम्न में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग पूछा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, जो मस्कुलाइन और फेमिनिन होता है उसके बारे में। तो इसमें आप बोल के देख लीजिए बस कि दया आ रही है तो फीमेल है, कैसी भाषा है आपकी, है ना। माया आई हमारे पास, है ना, माया पैसे को जैसे कहेंगे, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ,
आभा, तो ये मेल जैसा है, बोलने से यहाँ पे समझ में आएगा, तो ये पुल्लिंग शब्द है। जबकि दया, माया और भाषा मैंने आपको पहले ही बता दिया स्त्रीलिंग है। आप बोल के देखिए, अगर आप फीमेल जैसा होता है ना, जैसे ई की मात्रा में जो बोलते हैं, है ना, जैसे कहते हैं लड़का ये काम करता है, लड़की करती है ना, तो ऐसे ही निम्न में से अब यहाँ पे फिर से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो आपको बताना है कौन सा, वही तरीका अपनाना है, ठीक है। जैसे सेना थी, हैं, सेना की टुकड़ी थी, फीमेल जैसा है। हमें आशा थी तुमसे, है ना, उसको क्षमा कर दो, उसने आपसे क्षमा मांगी, क्षमा मांगा तो नहीं ना, सेना था ऐसा तो नहीं होता, लेकिन कष्ट हुआ, कष्ट हो ही नहीं होता, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग है, कष्ट जो है वो पुल्लिंग है। ऐसे ही सर्च करेंगे तो आपको एकदम समझ में आ जाएंगे। इनको ऐसा नहीं कि आपको रटने की ज़रूरत हो, बस दिमाग लगाने की ज़रूरत है। कौन सा इसमें स्त्रीलिंग, अब स्त्रीलिंग में भी वही करना है। विवाद हुआ, विवाद हुई नहीं, तो ये मेल है। क्या सार था, कितनी आय थी, तो ये फीमेल हो जाएगा। रूप, तुम्हारा रूप, तुम्हारा रूप, चाहे फीमेल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कहते तुम्हारी रूप ऐसी है ना। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग, अब इसमें बताइए, इसमें उत्तर सामने आपके नहीं है। तो सभा की, पत्ता गिरा, ग्रह, ये उसका ग्रह है, चंदन का पेड़, तो इसमें क्या होगा, सभा होना चाहिए निश्चित। तो चलो देखते हैं 16वें के क्या उत्तर है। 16वें का देखो सभा है, तो इसमें बिल्कुल देखा तो नहीं उत्तर। इस अब संधि के प्रकार पूछ रहा है, कितने प्रकार की होती हैं, तो संधि आपको पता ही है 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब स्वर संधि भी 5 प्रकार की होती हैं, ठीक है। इसमें दीर्घ होती है, गुण होती है, वृद्धि होती है, यण होती है और अयादि होती है, ठीक है। तो वो स्वर संधि के सब डिवीज़न है, कन्फ्यूज़ बिल्कुल मत होइएगा। सदानंद में सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए, ठीक है। तो इसका क्या होगा, सदानंद का सत प्लस आनंद होगा, सत प्लस आनंद, ऐसे करके सत प्लस आनंद होगा, तो ये है सत प्लस आनंद। सत प्लस आनंद में क्या हुआ, ये जब ता लगा है, या लगा, यानी कि यहाँ पे व्यंजन लगा है, तो व्यंजन जब मिलेगा तो ये व्यंजन संधि हो जाएगी अपने आप ही, ऑब्वियसली, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब ये ता लगा होता है और जब इनको जोड़ते हैं तो ता का जो तीसरा अक्षर है, ता था दा, तभी तो इसका सत का क्या होगा, सदा हो गया। ये देखो दा लग गया, इसमें तीसरा अक्षर लग जाता है इसमें। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है व्यंजन संधि। जैसे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, वाक ईश होता है, लेकिन क ख ग, क ख और ग, जब इन्हें हम जोड़ेंगे तो का की जगह क्या होगा, इसका तीसरा अक्षर बन जाएगा यहाँ पे वागीस, और ये मात्रा लग जाएगी, ये वाली ई जो मात्रा है ना, बड़ी ई की जो है, ई जो है मात्रा में बदल जाएगी। ऐसी ये सुबंत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका होगा सुपबंत, पा फा वाह इसमें लग गया, और ये जो अंग की बिंदी है, पूरा अंग लिखा है, वो बिंदी के रूप में बदल जाएगा। तो इस तरह से ये होते हैं। ये बिल्कुल आपका रिवीजन होता चल रहा होगा। अगर आपको थोड़ा बहुत भी इनके बारे में याद होगा, तो अगर मैं आपको करा रही हूँ तो याद हो जाएगा। पुस्तकालय में कौन सी संधि है, तो पुस्तक प्लस आल है, तो ये तो बहुत सरल है। एक तो ये स्वर संधि है, क्योंकि इसमें का के आगे जो आ का मात्रा है और आल है, तो अ और आ मिलकर आ बन गए हैं, आ और आ मिलकर आ बन गए यहाँ पे का, ठीक है। तो ये एक तो स्वर संधि है, दूसरी जब अ मिलकर आ मिल जाए तो वो दीर्घ संधि हो जाती है, ठीक है। ये स्वर संधि के देखो ये आ गए, इसमें एक अयादि और दे दी जाएगी बस। तो ये 5 हैं स्वर संधि के जो सब डिवीज़न है, ठीक है। ऐसी अतीव और भू उत्सर्ग, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। फिर है अभिउदय। अभिउदय में कौन सी संधि है, तो अभिउदय जो है, अभिउदय को लिखेंगे अभ्युदय, क्या लिखेंगे इसे, अभ्युदय लिखेंगे। अभ्युदय लिखने के बाद ये इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, स्वर्ण संधि है और इयड़ वाली है। देखो क्यों है, इयड़ वाली की एक पहचान होती है, उसमें अक्षर जो होता है आधा बन जाता है, जो अक्षर पूरा दिया हो वो आधा बन गया। जैसे अभिउदय में भा जो है देखो आधा बन गया, तो इयड़ संधि की पहचान होती है। ये भी मैं आपको संधियाँ करा दूंगी, इनमें कुछ ऐसा नहीं है। अब यहाँ समास हो गया। समास यथासंभव में कौन सा है, बहुत सरल है, अव्ययी भाव समास है यथासंभव में। इसमें यथा जो है वो क्या है, प्रधान है, ठीक है। तो इसमें पूरा लिखा है, इसमें अव्यय लगाओ, अव्यय लगाओ, जैसे यथा है, यथा अव्यय है, अव्यय लगाओ और प्लस संज्ञा में जो है जुड़ गया हो। जैसे प्रतिदिन में प्रत्येक दिन, अनुरूप में रूप के योग, तो प्रत्येक जो है वो इसमें विशेष है, पहला पद प्रधान होता है, इसमें देखो लिखा है प्रथम पद प्रधान होता है, और अव्यय भी होगा, वो दोनों बातें हैं इसमें, तो इसका ये रहता है। परमेश्वर में कौन सा समास है, ठीक है। परमेश्वर में जो है
परमेश्वर का अर्थ क्या होता है? परम है जो ईश्वर, परम है जो ईश्वर, तो कर्मधारय समास होता है, परम है जो ईश्वर। इसमें क्या होता है? उत्तर पद जो होता है प्रधान होता है, बाद वाला, ये ईश्वर के बारे में बात हो रही है, ईश्वर परम है, यानी कि उत्तर बाद वाला पद जो है वो प्रधान होता है, ठीक है। और उपमेय उपमा, इसमें उपमान और उपमेय, विशेष विशेषण, ये सब संबंध होता है, ठीक है। ईश्वर के प्रति जो है मतलब जो भी हमारा द्वितीय पद होता है उसमें प्रथम पद ऐसा लगाते हैं उसका उपमेय उपमान वाली, उसकी मतलब उसकी हम जो है तुलना करने लगते हैं, इस तरह का है इसमें, ठीक है। प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय, यानी कि प्रिय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन हमने उसमें क्या लगा दी? उपमा जोड़ दी कि वो प्राणों के समान है, ठीक है। लाल मणि, मणि जो लाल है, ठीक है, ये चीज़ इसको पढ़ लेना। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है मैं बता चुकी हूँ पिछली बार, उपसर्ग हर वीडियो में बताती हूँ। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है किसी भी शब्द से पहले उसे जोड़ देंगे तो मतलब बदल जाए, यहाँ पर अगर उसे जोड़ दिया। और प्रत्यय का मतलब बता चुकी हूँ कि किसी शब्द के हम उसे यहाँ पर जोड़ेंगे तो वो प्रत्यय है और उस शब्द का अर्थ बदल दे। जैसे कि अध्यक्ष का क्या होगा? अधि जो है वो उपसर्ग है, ठीक है, अधि यक्ष। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द को पहले या आदि, चाहे आदि कह लो चाहे पहले कह लो, बात ये आदि वाला भी क्वेश्चन आया है कि आदि में जोड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आदि माने होता है पहले, आदि मानव बोलते हैं जैसे पहले का मानव में जुड़कर उनके अर्थ को परिवर्तन कर दे, वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अधि जो है अधिमूल्य, अधिराज, अधिग्रहण, ठीक है, अध्यक्ष, तो ये सब। संग्राम में उपसर्ग पूछा है, ठीक है। संग्राम में कौन सा स्वर लगेगा? सम, याद रखना, न नहीं होगा, सम, समग्राम, ठीक है, समग्राम। तो इस तरह से ये समबाहु, समीकरण, समग्र, समकक्ष, इन सब में सम लगा हुआ है, इस चीज़ को याद रखना। सावधानी में अब देखो, अब प्रत्यय पूछ रहा है, पहले उपसर्ग पूछ रहा था, अब प्रत्यय। प्रत्यय का मतलब पीछे, पीछे, पीछे क्या लिखा है, ठीक है। तो सावधानी में ई लगा है, क्यों? क्योंकि सावधान हम बोलते हैं, सावधान होता है एक शब्द, अब सावधान में ई और लगा दो, यानी कि ई, ये ई वाली, ये वाली ई यहाँ पे हमने लगा दी, ये बड़ी यहाँ पे मात्रा के रूप में लगा दी, तो इस यही प्रत्यय हो गया, ठीक है। तो अपना अर्थ बदल देते हैं, वो पहले ही मैं बता चुकी हूँ। जैसे कि किसानी, बदमाशी, महाजनी, दलाली, जालसा। जैसे किसान में, या ये किसान लिखा है, अब किसान में बड़ी ई की मात्रा जोड़ दो, बड़ी ई माने बाद में जोड़ी, और इस बड़ी को हमने मात्रा के रूप में जोड़ा, तो ये किसानी हो गया ना। वैसे किसान मतलब था, हम किसी मनुष्य के बारे में बात कर रहे हैं, अब हम किसी काम के बारे में बात करने लगे, है ना, तो ये बाद में जुड़ा ही प्रत्यय है। जिंदगी में कौन सा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? तो इसमें गी प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, गी उर्दू उद्दित प्रत्यय है, याद रखना, ठीक है। और इसमें निर्मित अन्य शब्द हैं जैसे खानगी, वंदगी, गंदगी, जैसे गंद आ रही है बहुत और इसमें गी और जोड़ दिया है, ठीक है। बंद है और बंदे में गी, ऐसी जिंद है, जिंद और जिंद में गी, ठीक है, जोड़ दिया है। इनमें लिखा है कौन सा सब तत्सम और तत्व, मैं आपको बता सकती हूँ। तत्सम वो होते हैं जो बिल्कुल एज सच हमने संस्कृत के शब्द हम आज भी बोल रहे हैं या हमें पढ़ने को मिलते हैं, और तद्भव होते हैं जो हम अपनी क्षेत्रीय भाषा के अनुसार या अपने आराम के लिए जो हमें बोलने में आसानी हो रही है या जो चलन में है जो शब्द, उसको हम बोल रहे हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कोई, हम वैसे तो प्रिय शब्द जो है वो तत्सम है, लेकिन हम क्या कहते हैं? तुम हमें बहुत प्यारे हो, ये बहुत प्यारा है, तो इस तरह से हमने प्रिय को कह दिया। या पिए भी लोग कहते हैं, है ना। मयूर होता है वैसे, है ना, मयूरा नाचे, लेकिन हम क्या बोलते हैं? मयूर जो है हमें नहीं बोलते, हम बोलते हैं मोर, मोर, है ना। चतुर्थ होता है, चतुर्थ श्रेणी, ऐसे करके ना, वैसे हम क्या बोलते हैं? चार बोल देते हैं उसे। तो तत्सम शब्द ये हैं और तद्भव शब्द ये होते हैं जिन्हें हमने थोड़ा बहुत बदल दिया होता है अपने सुविधा के अनुसार या हमारी सराउंडिंग में बोले जा रहे होते हैं। निम्न में कौन सा तत्सम नहीं है? अब नहीं है पूछ लिया, अब इसमें देखो बताओ कौन सा नहीं है, तो आपको पता ही, चार नहीं है, चार को यहाँ पे बता ही रहा है, चतुर्थ कहते हैं। जबकि वचन, और जैसे ये वा लिखा है या आधा शाह लिखा है और जैसे तिक्त लिखा है, तो ये जो होते हैं आप तत्सम हमेशा पहचान लेंगे जो थोड़ी से पढ़ने में कठिन हो और आपको बोलने में भी ऐसा लग रहा हो कि इनमें कुछ ना कुछ कठिनाई है। तो देखो, तिक्त किसे कहते हैं? तीता को कहते हैं, शलाखा सलाई को कहते हैं। वचन में हम लोग बचन बचन करने लगे हैं, चतुर्थ को चार कहते हैं। तो ये है, तो ये लिखा था, ठीक है, ये तीन लिखे थे और ये लिखा था, जबकि अगर ये भी लिखा होता तो ये सब होते। अब विदेशज पूछा था कि
कि जो उत्पत्ति के अनुसार शब्द कितने प्रकार के होते, तो बताया था आपको मैंने, तत्सम, तत्व, देशज और विदेशज, 4 प्रकार के हैं। अब इसमें विदेश का शब्द बताओ कौन सा है। विदेश का शब्द जो है रिक्शा, रिक्शा एक विदेशज शब्द है, जबकि जूता, तेंदुआ, नव ये देशज शब्द हैं। देशज शब्द होते हैं जिनकी पता ही नहीं होती इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, लोकल में ही लोग अपने आप बोलने लगे, वो देशज शब्द होते हैं। नव जो है, जबकि हाँ नव नहीं होगा, तभी तो मैं कहूँ नव कैसे होगा। नव जो है वो तत्सम शब्द है भाई, नव नया नया करने लगे हम लोग, ठीक है, तो नव होता है वैसे, ठीक है। इसका तद्भव जो है नव, नया होता है। गाय कौन सी संज्ञा है बताओ, गाय कौन सी संज्ञा। गाय जो है जातिवाचक है, आप किसी की जाति बता रहे हैं किसी जानवर की, है ना, हम गायों की बात कर रहे हैं, है ना। एक किसी पूरी जाति का बोध करते हैं, जैसे लड़का है, लड़की है, घोड़ा है, मोर है, किताब है, शिक्षक है, तो हम उसको क्या कहते हैं, जातिवाचक। पूरी जाति को वो जो है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वो जातिवाचक हो गया। अगर किसी का मान लो जैसे लड़की हमने बोला तो ये जातिवाचक हो गया, लेकिन लड़की का नाम बोल दिया हमने कि वो फलां लड़की, तो वो व्यक्तिवाचक हो गया, उसी पर्टिकुलर व्यक्ति की हम बात कर रहे हैं। द्रव्यवाचक मैं पिछली बार बता चुकी हूँ, जिनका तोल होता हो, वजन होता हो, वो द्रव्यवाचक होते हैं। भाववाचक होते हैं जिनमें फीलिंग्स जुड़ी हो, ठीक है। द्रव्य माने वस्तु। निम्न में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। अब आ गया भाव, आज बीमारी है, यानी कि हम बहुत बीमार हैं, ये है वो है ना, ये हो गया। अब हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है, याद रखना। 11 शुभ अंक है, ऐसे याद कर लेना। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये भी याद कर लेना। 3 ये हो गए, 3 ये हो गए 6 और 9, 10, 11, ठीक है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने, वो ये क्वेश्चन पूछा हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते, कन्फ्यूज मत होना। सर्वनाम के कुल कितने भेद पूछेगा तो 6 भेद होते हैं, ठीक है। सारे सर्वनाम के 6 भेद लिखे हुए हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। पर्वतीय कौन विशेषण है, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है बताओ भाई। गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या सार्वनामिक वाचक। तो पर्वतीय क्या है, गुणवाचक है, वो अपनी गुण बताएगा, पर्वत कैसा होता है, किस तरह का होता है। आप एक जैसी पर्वत की बात चाहिए आप समझ जाओगे इस तरह के पर्वत, ये इसकी बात हो रही है, पत्थर का बना होगा ये, यानी कि आप उसके गुणों का आकलन कर लेंगे, है ना, विशेषता का, है ना। तो गुण, दोष, रूप, रंग, इन सब का हम जब पता कर लेते हैं किसी भी व्यक्ति का, संबंध, दशा, ये सब, तो वो गुणवाचक कहलाते हैं। जैसे विद्वान है, दुष्ट है, सुंदर है, हरी है, मोटा है, दुर्बल है, पठारी है, स्वस्थ है, तो ये हम उसके गुण दोष का। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए, तो वो चमकीला होता है, किसी चीज़ की विशेषता बता रहे हैं। अगर यहाँ सुंदर होता, सुंदरता, तो कहते कि वो भी विशेषण होता। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं। संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं अभी बता दिया, संज्ञा की जो विशेषता बताएंगे वो विशेषण कहलाते हैं, है ना। कि लड़की बहुत सुंदर है, लड़की एक संज्ञा है, और उसकी विशेषता क्या है, खूबसूरती है, तो हमने बता दी। ये आदमी बहुत मोटा है, तो मोटा एक विशेषण हो गया, लेकिन हमने आदमी जो है वो संज्ञा है, तो उसकी हमने। मकान बहुत बड़ा है, मकान जो है संज्ञा हो गई, और बड़ा जो होगी उसकी विशेषता हो गई। राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है बताओ। तो राम सो रहा है, ये अकर्मक क्रिया, क्यों, देखो राम सो रहा है, काम कर रहा है, वो सकर्मक में क्या होगा, क्या जोड़ के कर लो, क्या, क्यों, कैसे, तो इसमें नहीं है। राम बिस्तर पर क्या सो रहा है, ऐसे करके आप जोड़ेंगे ना, जैसे कि राम खा रहा है, ये अकर्मक हो गई, लेकिन हम कहेंगे खाना खा रहा है तो सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से है, इस तरह से याद रखना। जैसे हम कहें कि बच्चा खेल रहा है, ये अकर्मक हो गई, लेकिन बच्चा गेंद से खेल रहा है या क्रिकेट खेल रहा है तो वो सकर्मक हो जाएगी, ठीक है। तो याद रखना, यहाँ पे पूरा लिखा है कि राम सो रहा है, यह कर्मक क्रिया है। इस क्रिया में प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, वह क्रिया कर्मक होती है। इस क्रिया में कर्म का अभाव है, कर्म देखो नहीं, कर्म का, जैसे सोहन हंस रहा है, तो क्रिया है और कर्ता है, ठीक है। तो इस तरह का है। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है, ठीक है, क्रिया विशेषण को बता रहा है। तो इसमें जो बाद है, किसी क्रिया की विशेषता क्या, बाद में आया, एक सप्ताह के बाद में आया, ये विशेषता हो गई। तो इसमें जो है सी जो होगा, वह नहीं होगा, वह तो संज्ञा हो गई, एक कोई बात नहीं हुई, आया भी, आया जो होगी वो क्रिया हो गई, लेकिन विशेषता बाद है इसमें।
जैसे वह कल अवश्य आएगा, तो इसमें अवश्य क्या है, अवश्य क्या विशेषता है ना, तो ऐसे ही, ठीक है। तो शब्द धीरे धीरे, कब, पर्याप्त, अवश्य, ये सब ये विशेषता हो गई। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ीं, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द जो है आगे बढ़ना है, कि हम आगे की ओर बढ़े, ये संबंध की ओर है, ठीक है। सेनाएं युद्ध क्षेत्र में आगे बढ़ी, वाक्य में संबंधवाचक शब्द जो है वो आगे है। जिस अव्यय से दो पदों के बीच परस्पर संबंध सूचित हो वो संबंध बोधक अव्यय होता है। जैसे पहले, बाद, अब तक, द्वारा, अलावा, अपेक्षा, समीप, कारण और आसपास, ये जैसे शब्द जो हैं वो संबंधवाचक शब्द हैं, ठीक है। तो ये आगे इसमें लिखा है, ठीक है, इस तरह से। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। वह आया और मैं गया, समुच्चय बोधक। तो वह आया और मैं गया वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द और है, ठीक है। और जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्यों या दो वाक्यों को परस्पर जोड़ता है वो समुच्चय बोधक, जोड़ने का काम इसने करा। वह आया, मैं गया, बीच में और लगा दिया, तो ये दोनों शब्द जुड़ गया, पूरा एक वाक्य बन गया। तो जो जोड़ने का काम कर रहा है वो समुच्चय बोधक अव्यय होता है, ठीक है। जैसे तथा, और, परंतु, अतः, इसलिए, वरन, ठीक है, ये सब क्या है, समुच्चय बोधक शब्द हैं जो जोड़ने का काम करते हैं, इसको याद रखना। हाय अब मैं क्या करूं, ये वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताओ। तो विस्मय बोधक शब्द बताओ क्या होगा, हाय होगा, ये तो आपको पता ही है, यहाँ पे होगा, उसके साथ ये चिन्ह भी लग रहता है विस्मय बोधक, तो इसमें हाय है। अव्यय शब्द हर्ष, उल्लास, शोक, दुख, घृणा आदि के मनोभावों को सूचित करते हैं, वो विस्मय आदि बोधक शब्द अव्यय कहलाते हैं। जैसे वाह क्या काम किया, अच्छा तुम ऐसे हो, हाय ये क्या हुआ, छी छी कितने गंदे हो, अरे हे, ये सब जो है वो विस्मय आदि बोधक शब्द अव्यय होते हैं। कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, अनीक, अनीक शब्द सेना का पर्यायवाची होता है, ठीक है, सेना का। सेना के अन्य पर्यायवाची हैं सैन्य, फौज, वाहिनी, कहते हैं ये वाली वाहिनी, वो वाली वाहिनी, कटक इंपॉर्टेंट हो गया, लश्कर, लश्करी तोयबा तोयबा जो सुना होगा आपने, तो वो भी अपने आप को सेना समझते हैं। अनीकनी, ये सब जो हैं वो सेना के जो हैं पर्यायवाची हैं। जबकि अग्नि के यहाँ लिखे हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, आग, पावक, अनल, आग, पावक, अनल, और क्या है वो, ये क्या लिखा है, वहीन, वही और हुतासन, ये सब हैं। घोड़ा का क्या है, तुरंग, वाजी, घोटक, है, अश्व। और अर्जुन के हैं धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, ठीक है। कपड़ा का पर्यायवाची बताओ, कपड़ा का क्या है, तो कपड़ा का वसन होगा, ठीक है। कपड़ा के अन्य पर्यायवाची हैं वस्त्र, पट, चीर, पहरावा, ठीक है। आकाश का विलोम बताओ, आकाश का विलोम तो आप आराम से बता देंगे, पाताल है भाई आकाश का। इसमें और भी लिखे हैं, देखो, अनर्थ का है अर्थ और अनघ का है अघ, ये याद कर लेना, इस टाइप के आते हैं कठिन कठिन, अनघ का अघ। पृथ्वी का विलोम, पृथ्वी का विलोम आपके बता ही देंगे, पृथ्वी नीचे है तो ऊपर होगा, अपोजिट आकाश होगा, पाताल पृथ्वी से नीचे होता है, लौकिक, गोचर, तो इसका देखो इन क्या हो गया, लौकिक का अलौकिक होगा, गोचर का अगोचर होगा, ठीक है, यहाँ लिखा है। अभय और उभय, ये दो शब्द दिए हैं, इनका सही अर्थ बताना है, अभय माने क्या होगा और उभय माने क्या होगा। तो देखिए अभय और उभय सही है, निर्भय, ठीक है, निर्भय और दोनों होगा, ठीक है, निर्भय और दोनों, उभय का मतलब दोनों होता है, ठीक है, और अभय माने क्या होगा, निर्भय होगा, ठीक है, ये है, अभय माने होगा निर्भय और उभय माने हो गए दोनों, ठीक है। हवा अग्नि शब्द का युग्म, सही अर्थ वाला युग्म अनिल और अनल है। अनिल माने क्या होती है, हवा होती है, और अनिल अग्नि क्या, भी थोड़ी देर पहले पर्यायवाची आपने पढ़े थे, अग्नि माने होता है अनल और हवा को हम कहते हैं अनिल, ठीक है। अली अली लिखा है, मात्राओं में अंतर है लेकिन इनके अर्थ भी फिर अलग होंगे। तो अली माने होता है, ये वाले अली माने होता है भौरा, और ये अली माने होता है सखी, ठीक है। तो ये अली, ये वाला जो अली है इसका भौरा है और इस वाले दूसरे का सखी है, यहाँ पूरा लिखा है। अंश और अंश ये बहुत आता है, अंश माने हिस्सा होता है, अंश माने कंधा होता है। दमन और दामन है, दमन माने दबा रहे हैं किसी व्यक्ति को, और दामन होता है आंचल, दामन फैलाना। दसन और दर्शन है, दसन माने होता है मुहूर्त और दर्शन माने होता है विचार।
ठीक है। उपसर्ग वह शब्दांश है, ठीक है। उपसर्ग पूछ रहा है तो क्या होगा, वो किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूँ। अगला है कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताओ कौन सा है। तो शुद्ध जो शब्द होगा वो 46 होगा, ठीक है। 46 हम लोग बोलते हैं लेकिन होता नहीं है, 46 होता है, 42 होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। तो शुद्ध शब्द आपको इसमें से कौन सा लग रहा है, तो शुद्ध शब्द जो है वो उज्ज्वलन है। दो आधा जा बनते, जैसे उज्ज्वल नाम होता है उज्ज्वल, उसमें भी दो आधे जो है दोनों जा बनते हैं। पूरा जा मत बता देना, ऐसे जा मत कर देना, ये गलत हो जाएगा। दोनों आधे जा बनेंगे, ठीक है, उज्ज्वल में, ऐसी उज्ज्वलन है, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन पूरे 50 हो गए आपके हिंदी के। फिर मैंने कहा कि आपको रीजनिंग जो है वो नहीं कराएंगे, सोच रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग जो है वो अगली वीडियो में बताएंगे। अब हम पढ़ते हैं जीएस। जीएस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीएस से ही पूरी कहानी होगी। आप अगर वीडियो का एग्ज़ाम दे रहे हैं दोस्तों, तो क्योंकि देखिए हिंदी भी बच्चों की मुझे ऐसा लगता है कि ठीक होती है और रीजनिंग भी बच्चा कर लेता है, लेकिन जीएस में ही खेल होगा। जीएस में सबसे ज़्यादा तो करंट अफेयर आएगी। जिसने करंट अफेयर अपनी स्ट्रॉन्ग कर ली है उसके क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। उसके साथ साथ इतिहास, भूगोल और पॉलिटी, यानी कि जो हमारी जो राजनीति विज्ञान नहीं होती, ये जिसकी स्ट्रॉन्ग है वो भी अच्छे से कर ले जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं आते, तो अगर आपने थोड़ा थोड़ा भी पढ़ रखा है इतिहास, भूगोल और इनके बारे में, तो काफ़ी क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। इसके साथ साथ कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे भैया। कंप्यूटर से बिल्कुल मत सोचिएगा कंप्यूटर के नहीं आएंगे। जीएस में का मतलब सब कुछ होता है, जीएस का मतलब सब कुछ होता है दोस्तों। साइंस भी आएगी, तो इसमें है कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी विभिन्न प्रकार के क्या हैं, ठीक है। कैलिस्टो, एम्प्टी, एरियल और सेंचुरी क्या चीज़ है, तो ये फॉन्ट है, ठीक है। क्या है ये, फॉन्ट है। ये वर्णों, अक्षरों, संख्याओं, प्रतीकों का एक पूरा सेट होता है, जो सामान्य वजन, चौड़ाई, शैली ये सब साझा करता है। फॉन्ट्स होते हैं, इस फॉन्ट नहीं होते, इस फॉन्ट में लिख रहे हैं हम, उस फॉन्ट में लिख रहे हैं, ये भी देखो ये फॉन्ट में लिखा हुआ है, जितना भी लिखा है कौन से फॉन्ट में, वो फॉन्ट पता चलेगा आपको। तो उनके नाम होते हैं, इटैलिक वगैरह नहीं होते, इटैलिक में थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा लिखा जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है इनमें से, ये कंप्यूटर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, या आप इसे आईटी के क्वेश्चन भी कह सकते हैं, आई और ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन भी ना, वो भी कह सकते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, तो इंटरनेट तक जो पहुंच प्रदान करता है वो आईएसपी करता है, ठीक है। आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जिसे कहते हैं, ये करता है इंटरनेट तक सर्विस पहुंच। तो ये तो इसका फुल फॉर्म अगर आपको पता होगा तो आप अपने आप पकड़ लेंगे इसको, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ये सब जो एयरटेल, जियो, वोडाफोन है, ये प्रमुख इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियाँ, आईएसपी कंपनियाँ हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। पावर स्ट्रिप क्या होता है, व्हाट इज़ द पावर स्ट्रिप, तो पावर स्ट्रिप में इसका उत्तर यहाँ पे देखते हैं क्या है भाई। पावर स्ट्रिप में ए उत्तर ये बता रहा है, यानी कि क्या है, यह है एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तारित करने के लिए किया जाता है, जो उपकरणों को समायोजित कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये लिखा हुआ है, पावर स्ट्रिप एक विद्युत उपकरण है जिसका उपयोग एक वॉल आउटलेट की क्षमता को विस्तार करने के लिए किया जाता है, जो कई उपकरणों की संख्या को समायोजित कर सकता है। कभी कभी इसे एक्सटेंशन स्ट्रिप, पावर बोर्ड, लीड स्ट्रिप के रूप में भी संबोधित किया जाता है। इसमें कई सॉकेट लगे होते हैं, बहुत सारे वॉल पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, जिससे एक साथ कई विद्युत उपकरण को प्लग किया जा सकता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, पावर स्ट्रिप जो है एक वॉल पे लगाया हुआ होता है, इसमें बहुत सारे आपके स्विच लगे होंगे, वो लगे होंगे प्लग्स, और उनमें आप कनेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। इसे एक्सटेंशन स्ट्रिप भी इसलिए कहते हैं, ठीक है। एक्सटेंशन आपके यहाँ होता होगा, लाइट वाइट का देखा होगा, बोर्ड बना लेते हैं लोग। निम्न में से कौन सा समूह एमएस एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है, तो वो होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ जो होता है वो नहीं होता, जबकि रेखांकन, लिंक और प्रतीक ये सब होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, पुराना भले ही क्वेश्चन हो लेकिन इसको पढ़ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है, ठीक है। किस किस का संगम है त्रिवेणी में, तो आपको पता ही होगा, गंगा, यमुना और सरस्वती का, सबको ही पता है इस चीज़ के बारे में। प्रयागराज में ये संगम है, ठीक है।
तो यहाँ पे पूरा लिखा है। प्रयागराज में तीनों नदियाँ आके मिलती हैं, जबकि सरस्वती जो है अदृश्य हैं, दिखती नहीं है। गंगा और यमुना का जो है मिलन तो दिखता है। त्रिवेणी संगम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जहाँ पर प्रतिवर्ष माघ महीने में और साथ ही 6 साल में कुंभ और 12 साल में जो है महाकुंभ मेला लगता है। इन मेलों में दुनिया के कोने कोने के श्रद्धालु जो हैं आते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता चल गया। कुंभ कितने साल में? 6 साल में। महाकुंभ 12 साल में लगता है। ठीक है, तो इस टाइप के जो क्वेश्चन इसलिए मैं पूरे बता दे रही हूँ कि ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आए, दूसरा भी आ सकता है। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का विश्वविद्यालय नहीं है पूछा है, तो इनमें से जो है ये बरकतुल्ला जो विश्वविद्यालय है ये यूपी का नहीं है, जबकि बुंदेलखंड भी यूपी में है, झांसी की तरफ। चौधरी चरण सिंह मेरठ में है। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय भी है, लेकिन ये नहीं है। बुंदेलखंड की देखो स्थापना लिखी 1975 में हुई थी, ये झांसी में देखो मैंने आपको बताया ही था, जबकि चौधरी चरण सिंह मेरठ में है। और जो उत्तर प्रदेश गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय 2002 में अधिनियम के तहत इसे नोएडा में बनाया गया, गौतम बुद्ध नगर में। उससे आप समझ जाएंगे, नोएडा को गौतम बुद्ध नगर कहते हैं ना, तो वह उस ज़िले में बनाया गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको तीनों याद हो गए ये। और कौन सा जो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? उत्तर प्रदेश में बहुत सारे नृत्य होते हैं, सबसे ज़्यादा तो आपको मथुरा और वृंदावन में बहुत तरह के मिल जाएंगे। तो इसमें जो है डी जो है गिद्दा जो है ये नहीं है। तो गिद्दा कहाँ का? गिद्दा आपको पता है पंजाब का है ना, गिद्दा होता है पंजाब में, गिद्दा भांगड़ा ये सब। रामलीला रासलीला, ये दोनों रासलीला है जो कृष्ण भगवान से रिलेटेड है, रामलीला राम जी से। अहिर नृत्य लोक नृत्य है। तो पूरे ये लोक नृत्य लिखे हैं। फिर भारत के देखिए ये बहुत सारे लोक नृत्य यहाँ पे लिख दिए गए हैं, इनको पढ़ ले रहे हैं एक बार जिससे कि भूले ना। असम का बिहू इंपॉर्टेंट है, असम की बहू ऐसे करके। गुजरात में गरबा, तो असम का पहले पढ़ लें। बिहू, झूमर नृत्य, जैसे झूमर राजस्थान का है, लेकिन झूमर नृत्य जो है वो असम का है, झूमर राजस्थान का, याद रखना। बागूरम्बा बसंत में होता है, और ओजापल्ली ये है। गुजरात में गरबा, डांडिया, रास, टिप्पानी है। और जम्मू कश्मीर रहू फिकात, मंदजास हैं। उत्तर प्रदेश के देखो रामलीला, रासलीला, नौटंकी, अहिर नृत्य, कजरी, छपेली, कर्मा नृत्य, धोबिया नृत्य, और भी बहुत सारे नृत्य होते हैं। ठीक है, यूपी में तो मथुरा के तो बहुत सारे नृत्य हैं। पिछली वीडियो में भी एक नृत्य आया था, वो आप बताना देख के वीडियो में कौन सा नृत्य था। ठीक है, जो पूरा घड़े के ऊपर बहुत सारे 108 दिए लेकर कराया जाता है, आप बताना। बहुत विश्व प्रसिद्ध हो गया है वो इस समय। पंजाब में गिद्दा होता है, भांगड़ा होता है, मैंने आपको बता ही दिया। कर्नाटक में यक्षगान बहुत इंपॉर्टेंट है, करगा लाम्बी, ये कर्नाटक में। ठीक है, फिर है उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी इंपॉर्टेंट है इस समय भी इसको रिलेटेड। नेशनल एकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो इसका जो क्षेत्रीय केंद्र पूछा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, आपको ये पता होगा, मैंने शायद पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है ये। तो ललित कला अकादमी है, इसका मैंने पिछली वीडियो में बताया था, लखनऊ में इसका जो है क्षेत्रीय केंद्र है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बहुत इम्पॉर्टेंट ये कला अकादमी है, और इसकी स्थापना भारत सरकार के द्वारा 1554 में करी गई थी और नई दिल्ली में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या होता है, चित्रकला है, गृह निर्माण है, मूर्ति कला, ये सब करा गया था कि बनाया जाता है। इसी से संबंधित एक क्वेश्चन था इसमें, बोली इसके साथ साथ वो दिया था उसमें मेकअप को लेकर। तो उसका ये था कि कौन सा ललित कला अकादमी में नहीं कराया जाता, तो यही नहीं था, फैशन डिजाइनिंग था उसका, उसमें चौथा ऑप्शन, तो वो आउट था उससे। ठीक है, उल्लेखनीय कार्य करने हेतु इसे स्थापित किया गया है, और उत्तर प्रदेश राज्य में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में हुई लखनऊ में, और जबकि इसकी 1954 में जो है दिल्ली में हुई थी, 1983 में लखनऊ में हुई। ये याद रखिएगा। ललित कला अकादमी भारत में गठित एक स्वायत्त संस्था है। ललित कला अकादमी की फेलोशिप को ललित कला अकादमी रत्न भी कहते हैं। इसकी फेलोशिप को याद कर लेना। ये भारत में ललित कला के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है। सर्वप्रथम जैमिनी राय को ललित कला अकादमी की फेलोशिप प्रदान की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कितने सारे इसमें क्वेश्चन मिल गए। एक तो दोनों डेट्स मिल गई, फिर उसके अवार्ड को क्या कहते हैं, फिर सबसे पहले किसे मिला था, जैमिनी रॉय को मिला था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? सबको पता होगा किसकी की जाती है, जो उत्तर प्रदेश में भी मनाया जाता है, झारखंड में भी, बिहार में भी मनाया जाता है। तो इसमें जो है सूर्य भगवान की पूजा होती है, जिसे हम रवि कहते हैं। ठीक है, रवि कहते हैं, उसके पर्यायवाची है सूर्य भगवान का। 3 दिन लगभग ये पूजा चलती है, और इसमें अर्ली मॉर्निंग जो है पूजा जो है 3 दिन या 6 दिन, पता नहीं मुझे, मतलब इतना कंफर्म नहीं है।
तो इसमें क्या होता है कि सूर्य सुबह सुबह उठकर एक जो पानी होता है एक तालाब में या उसमें महिलाएं जो हैं वो अपने पूरा सूप जो होता है उसमें सारा सामान लेकर आती हैं और इस पानी में खड़ी होती हैं महिलाएं और सूर्य भगवान को अर्घ देती हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये होता है। वो व्रत रखती हैं उतने ही दिन तक, पूरे दिन तक। ठीक है, जितने दिन तक ये व्रत चलता है। काफ़ी कठिन ये व्रत होता है और काफ़ी मान्यता है इस व्रत की। इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला मनाया नहीं जाता? ठीक है, नहीं जाता पूछा है। तो माघ मेला इलाहाबाद में बताया था मैंने मनाया जाता है, कुंभ मेला भी बताया था मैंने मनाया जाता है, और अर्धा मेला भी मनाया जाता है, लेकिन बैसाख मेला नहीं मनाया जाता इसमें, ये गलत है। ठीक है, तो ये पूरा लिखा है माघ मेला मनाया जाता है, कुंभ मेला भी मनाया जाता है प्रयागराज में, और अर्धा मेला भी मनाया जाता है, किंतु प्रयागराज में बैसाख मेला नहीं मनाया जाता। बैसाख मेला पंजाब में मनाया जाता है। बैसाखी आपको पंजाब का याद होना चाहिए, तो बैसाख मेला उससे समझ लीजिए। और इस दिन सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह सबसे आखिरी गुरु भी थे, ने लोगों से 1699 में सिख धर्म का पालन करने के लिए कहा था। खालसा पंथ का गठन भी किया था। प्रयागराज को जो है हम लोग त्योहारों का शहर कहते हैं, ये भी याद रखना। फिर यहाँ पे ये 11वां क्वेश्चन देखो, ये आ गया कि ये है एसोचैम्प यूपी, चैम्प कह सकते हैं इसको। एक राज्य स्तरीय वाणिज्य और उद्योग का प्रमुख चैम्बर ऑफ ट्रेड है, एसोचैम्प है, जो निजी, सहकारी और सार्वजनिक क्षेत्रों में बड़ी और मध्यम व छोटी इकाइयों का प्रतिनिधित्व करता है। MSME का करके है शायद ये ना। तो इसको लेकर इसका पूरा नाम पूछा क्या है, तो इसका पूरा नाम ये है द एसोसिएट्स चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। फिर क्या लिखा है, एड्स नहीं होगा, एंड होगा ये, हाँ, एंड इंडस्ट्री ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि वो अप जो था वो यूपी ही था। ठीक है, एसोचैम यूपी, इसे अप लिखा है लेकिन ये यूपी ही होगा। ठीक है, तो इसकी ये फुल फॉर्म है। और ये पूरा इसमें क्या है कि जितनी भी जो लिखा निजी और सहकारी सार्वजनिक क्षेत्रों में जितनी बड़ी, मध्यम, छोटी इकाइयाँ हैं उनका प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, MSME से रिलेटेड है। उत्तर प्रदेश राज्य कब अस्तित्व में आया, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको रटे रहिएगा, कभी भी आ सकता है। तो पूरा इसमें लिखा हुआ है, इसका उत्तर ए दिया है कि 1 अप्रैल 1937 को। अब क्यों आया ये आपको बताएं, जबकि यूपी तो पहले से ही अस्तित्व में रहा होगा। अब आपको पूरा बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, संयुक्त प्रांत की बात नहीं हो रही है। बहुत सारे नाम थे इस क्षेत्र के, तो ब्रिटिश शासन के दौरान संयुक्त प्रांत के रूप में इसका नाम था, लेकिन 1 अप्रैल 1937 को इसे उत्तर प्रदेश का नाम दिया गया और इसीलिए ये तब से उसी अस्तित्व में आया। इसके बाद 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम, फिर ये उत्तर प्रदेश राज्य के रूप में ये आया है ना। फिर 1950 को ये संयुक्त, इसको पूरा संविधान में जो है दर्जा मिल गया कि हाँ ये अब उत्तर प्रदेश ही रहेगा। तो 24 जनवरी के दिन इसीलिए उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और ये देख लीजिएगा कि इस बार 2023 में उत्तर प्रदेश दिवस 1950 से लगा लीजिए, 1950 से कौन सा वाला इसे मनाया गया है। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल कन्फ्यूज़न ना हो। तो इसमें पूरा लिखा है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राज्य है जो सर्वाधिक राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश एकमात्र देश का ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक संख्या में दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ये 8 राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश सीमा साझा करता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, और इसके साथ साथ दिल्ली के साथ भी, ये केंद्र शासित राज्य है, इसके साथ भी सीमा साझा करता है। इनकी 8+1। ठीक है, उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक सीमा जो है वो MP से मिलती है, MP बिल्कुल चिपका हुआ है। ठीक है, अब ये बताओगे कि उत्तर प्रदेश का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो मध्य प्रदेश से 3 ओर से घिरा है। तीनों ओर से मध्य प्रदेश है, बस ऊपर यूपी से जुड़ा हुआ है, आप नाम उसका बताएंगे। ठीक है, अगला है पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, जनगणना 2011 के अनुसार, क्योंकि अभी जनगणना हुई नहीं तो यही वाली चलेगी। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी थी, तो आपको ये पता होना चाहिए, 113 का, बिल्कुल देखते ही समझ में आ रहा था, इसकी ये है। ठीक है, 199 से याद कर लेना। ठीक है, 199 से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी थी। और वहीं इसके बाद महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल दूसरा, तीसरा और चौथा स्थान था। यूपी जो है पहले स्थान पे थी जनसंख्या के अनुसार। और ठीक है, तो ये सब इसमें लिखा है। दशकीय वृद्धि दर भी लिखी है, क्या है,
इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक ज़िला नहीं है, आप बताओ कौन सा नहीं है। तो आप अपनी आंख बंद करके ही बता देंगे कौन सा ज़िला नहीं है। तो इसका उत्तर देहरादून है, ये उत्तराखंड का, ठीक है, उत्तराखंड का ज़िला है। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, ठीक है, ज़िला भी नहीं राजधानी है, ये लिखा है देखो, उत्तराखंड की राजधानी है। और 9 नवंबर 2000 को ही उत्तर प्रदेश से जो है विभाजित हो गया था उत्तराखंड, तब इसे क्या कहते थे, उत्तरांचल कहते थे, फिर बाद में इसका नाम उत्तराखंड रखा गया, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। वॉट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मोहनजोदाड़ो? मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदाड़ो शब्द का अर्थ है माउंट ऑफ डेड्स, यानी कि जो मरे हुओं का टीला, ठीक है, माउंट्स ऑफ डेड, ये है मृतकों का टीला है, देखो मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदाड़ो को। इसकी पूरा याद कर लेना। सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त बृहद स्नानघर मोहनजोदाड़ो नगर से ही प्राप्त हुआ था, जिसके मध्य में स्थित स्नान गृह जो है 7.01 मीटर जो है चौड़ा और 11.88 मीटर लंबा और 2.43 मीटर गहरा है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है, यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, इस चीज़ को याद कर लीजिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है बताओ? तो इसमें ये सारे कथन लिखें। लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित करते थे। सिंधु घाटी के लोग कपास का उत्पादन जो पहले से करते थे। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्से कवर करती है। सिंधु लोग कुत्ते, बिल्लियों, घोड़ों को बड़े पैमाने पे पालते थे, तो इसमें नहीं, इसका उत्तर जो है ए होगा, कपास की खेती करना जानते थे। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप इसके साक्ष्य भी मिले हैं लोगों को, ठीक है, लिखा है कपास की खेती के साक्ष्य इन्हें मेहरगढ़, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है इस समय, इसको याद रखिएगा, ठीक है, में प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के उत्पादन में कपास सबसे प्रमुख था, क्योंकि उधर जो गुजरात की तरफ क्या है, काली मिट्टी है और उधर ही पाकिस्तान लगता है पास में ही, तो वहाँ सब काली मिट्टी रही होगी। काली मिट्टी में क्या होती है, कपास होती है, आपको पता ही है, तो इसलिए कपास की खेती अच्छे से जानते थे। और ये प्राचीन नगरीय सभ्यता है, इसको भी याद रखिएगा, भारतीय। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना एक मीनार है। इसमें से कौन सा राज्य ने इस निर्माण में योगदान नहीं दिया? ठीक है, तो देखो इन दोनों ने जो है, देखो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, इन दोनों ने दिया था, है ना, क्योंकि क्या था, ये इन ससुर थे, ये दामाद थे, ठीक है। फिर तुगलक ने उसकी आखिरी वाली मंजिल और उसको सही उसका करवाया, जो उसको अच्छे से करवाया उसका। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है, इसमें पूरा लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है। जो लास्ट की मंजिल है वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, देखो मैंने आपको बता दिया। अलाउद्दीन खिलजी का इसका कोई वो नहीं है रोल, ठीक है, याद रखिएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा कुतुब मीनार क्यों बनाई थी। कुतुब मीनार जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करी थी, लेकिन किसी और के लिए की थी, उसका नाम भी यही था, लेकिन इसके आगे कुछ और था, उसको पढ़िएगा आप, ठीक है। घटना और तारीख के इन जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं खाता? यानी कि 1911 में दिल्ली भारत की नई राजधानी बन गई थी, ठीक है। फिर ये कह रहे हैं कि 1917 में क्या हुआ था, महात्मा गांधी ने इंडिगो प्लांटर्स की शिकायत पर ध्यान आकर्षित करने के लिए बिहार में चंपारण की शुरुआत की थी 1917 में। 1914 में कह रहे हैं कि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने पूना में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय गृह नियम लीग की स्थापना की। और सुभाष चंद्र बोस ने INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रूप में 1939 में इस्तीफा दे दिया था। तो आप बताओ इसमें कौन सा होगा? तो इसमें देखिए यही मैं कह रही थी कि ये जो है इसका जो C वाला है ये गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये सही है, 1917 में चंपारण हुआ था, सही है बिल्कुल। और इसमें कौन कौन इनके साथ गए थे ये बताइएगा, किसकी सिफारिश पर ये गए थे, कौन इन्हें बुला के लाया था गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी जो हैं वो साउथ अफ्रीका से लौट के आए थे, उसके बाद चंपारण गए थे, सबसे पहला इनका ये सत्याग्रह माना जाता अभियान, ठीक है। इसके बाद 1911 में वास्तव में दिल्ली भारत की नई राजधानी बनी थी। दिल्ली दरबार के बाद ये जो है महारानी ने घोषणा की थी कि दिल्ली राजधानी बनेगी भारत की। जो अंग्रेज ब्रिटिश शासन के टाइम की बात बता रही हूँ मैं आपको, अगर पूरी कहानी बताती रहूँगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने वास्तव में गांधी जी के साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाने के कारण, क्योंकि वो किसी और को अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, ये मैं अभी कुछ आपको नहीं बता रही, सब ढूंढेंगे आप, इसलिए मैं थोड़ा क्वेश्चन मार्क छोड़ती हूँ। तो इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, फिर उन्होंने अपना दूसरा एक ग्रुप बना लिया था, वो भी आप देखिएगा। ये जो है ये नहीं है, ये गलत है, क्योंकि बीजी तिलक जो थे वो किससे जुड़े हुए थे, वो होम रूल लीग से जुड़े थे। होम रूल लीग में एक और थी एनी बेसेंट जी,
उसको भी आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ये पूरा लिखा है कि 2016 में मुख्यालय इसका कर्नाटक के बेलगाम में था। होम रूल लीग जो बनाई थी, ठीक है। एनी बेसेंट देखो लिखा है, एनी बेसेंट भी थी इससे संबंधित, तो ये सब लिखा हुआ है। अब इसमें क्या लिखा है कि इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब और शुजाउद्दौला को हराया था। तो किसको हराया, कौन से युद्ध में शुजाउद्दौला हरा था, इससे संबंधित एक शॉर्ट वीडियो है चैनल पर, आप जाके देख लीजिएगा। प्लासी के युद्ध में 1757 में हुआ था। और जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो 1764 में हुआ था। इसमें 3 लोग जो थे, एक तरफ थे अवध के राजा, अवध का जो नवाब था वो, दिल्ली के राजा और उसके साथ साथ कौन जुड़े थे वो सब, और अंग्रेज़ों की सेना थी, ये भी अंग्रेज जीते थे। फिर ये वानदिवास का जो था वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था। और पानीपत का तीसरा युद्ध जो था, इसको आप पढ़िएगा, ये किसके बीच हुआ था, ठीक है। तो पूरा यहाँ पे है। जैन धर्म में 3 रत्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है। वे कौन कौन से हैं, तो जैन धर्म में जो 3 धर्म है वो हैं सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। ये तीनों इनके वो हैं। और इनके जो तीर्थंकर थे या प्रथम जो इन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी वो ऋषभदेव थे। और महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर थे, याद रखना। पहले ऋषभदेव थे और अंतिम जो थे वो महावीर स्वामी थे और 24वें थे। इसको याद रखिएगा, महावीर स्वामी जो थे वो उन्होंने इसकी जैन धर्म की स्थापना नहीं की थी। इस चीज़ से बिल्कुल भी आप ध्यान में रखिए इस चीज़ को। इसके देखिए तीनों लिखे हुए हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ये असली नाम है। तो दर्शन को कहते हैं विश्वास, अभी पीछे आया था दर्शन माने क्या होता है। और ज्ञान का तो ज्ञान मतलब ही, आचरण का मतलब भी आचरण है, ठीक है। सम्यक दर्शन, ज्ञान और आचरण, ये जैन धर्म के हैं। और बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन से हैं वो पिछली वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, वो आप पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। धम्म पिटक और कौन कौन से हैं ढूंढिए जाकर। अगला क्वेश्चन है इसमें, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है, तो 19 जो है वो द्वीपों की संख्या है, ठीक है। तो बंगाल की खाड़ी में है और 265 इसमें छोटे छोटे द्वीप हैं। और निकोबार में कुल 22 द्वीप हैं, किंतु आयोग ने 19 ही माने, ठीक है। तो ये 19 हम मानेंगे, तो ये पूरा इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देख लो, माउंट थुलियर निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है, ये इंपॉर्टेंट है माउंट थुलियर, ठीक है। माउंट हैरियट नेशनल पार्क ये दक्षिणी अंडमान में है। और अंडमान निकोबार दोनों द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो सैडल पीक है, इसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सौरमंडल की उत्पत्ति के संबंध में इनमें से कौन सा सिद्धांत सही ढंग से मेल खाता है कि सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, तो इसमें जो है वो जीन्स और हैरोल्ड जेफरी की जो ज्वारीय हाइपोथेसिस थ्योरी है वो बता रही है कि सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, ठीक है। यहाँ पे पूरा इन्होंने दे रखा है, ठीक है, ज्वारीय हाइपोथेसिस सिद्धांत, ठीक है। तो इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। इनमें से कौन सा महाद्वीप सही ढंग से अपने सबसे बड़े क्षेत्र में मेल खाता है, ठीक है, क्षेत्र में मेल खाता है, तो इसमें आप बता देंगे, बहुत आसानी से बता देंगे, देखो, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या है, साउथ अमेरिका में जो ब्राज़ील है वो बहुत बड़े क्षेत्र को कवर करता है, इसलिए ब्राज़ील जो है ज़्यादातर उसमें बहुत बड़े क्षेत्र से मेल खाता है, ठीक है दोस्तों। तो ये इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो एशिया में इंडिया तो छोटा सा पार्ट है और अफ्रीका में जो है डोमेस्टिक वो कॉन्गो भी छोटा सा ही है, लेकिन ब्राज़ील बहुत बड़ा क्षेत्र है इसलिए इससे मेल खाता है। इसके बहुत लिखा है। दक्षिणी अमेरिका जो है विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिणी अमेरिका में ब्राज़ील सबसे बड़ा देश है, ठीक है, बता रही हूँ मैं, दक्षिण अमेरिका में आप देखना। और ब्राज़ील देश जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश भी है, ठीक है। ब्राज़ील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं। कहवा क्या होता है, कहवा होती कॉफ़ी, उसे वो क्या कहते हैं, फजेंडा कहते हैं। क्या कहते हैं, फजेंडा कॉफ़ी को, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा रूस है, अफ्रीका का सबसे बड़ा अल्जीरिया है, उत्तरी अमेरिका का जो है वो कनाडा है, ठीक है। तो आपको पता चल गया सबके। इसके साथ साथ यहाँ पे लिखा है कि असंगत मिलान खोजें, जो गलत है वो। दुनिया का सबसे बड़ा प्राणी जो है वो ब्लू व्हेल है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है। दुनिया की सबसे गहरी झील जो है सुपीरियर झील है कनाडा में। और दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है। तो ये तो सही है, बी भी सही है।
और ए भी सही है, लेकिन मुझे सी गलत लग रहा है यहाँ पे। तो सी यहाँ पे गलत है। सबसे गहरी झील जो है वो सुपीरियर झील नहीं है, ये तो सबसे ताज़े पानी की झील है सुपीरियर जो है। और गहरी झील में जो आएगी वो बैकाल झील आती है, मतलब काल लेकर आती है, ऐसे मैंने पढ़ रखा है। तो बैकाल झील विश्व में सबसे गहरे पानी की झील है, गहरी है सबसे ज़्यादा, और ये रूस में है स्थित, साइबेरिया में, ठीक है। और इसमें जो है ये सुपीरियर झील जो ताज़े पानी की झील है, सुपीरियर है इसका पानी, ऐसे रट लो। सुपीरियर झील कनाडा और यूएसए के देशों में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के दोनों ओर बहती है ये, ठीक है। और इस तरह से ही पूरा लिखा है। और सबसे बड़ा मरुस्थल ये बता ही दिया सहारा है। और सहारा मरुस्थल में प्रमुख जो झील है वो चाड झील है, ठीक है। इस तरह से अब इसमें ये आ गया कि इनमें से कौन सा कम हिमालय या हिमालय के महत्वपूर्ण पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक नहीं है। पहाड़ी रिसॉर्ट्स कौन कौन से हैं, तो पहाड़ी रिसॉर्ट्स में से एक कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है देखो ए लिखा है, ए इसका आंसर है, इनकी वाड़ासूर। इसमें देखिए जो रानीखेत, चैल और नैनीताल ये सब हिमालय के पहाड़ी रिसॉर्ट्स हैं, जबकि बाड़ासूर हिमालय का पहाड़ी रिसॉर्ट क्षेत्र नहीं है। ये कहाँ का है, देखो चैल जो है हिमाचल प्रदेश के सोलन ज़िले में है, रानीखेत उत्तराखंड के अरमौला में, नैनीताल उत्तराखंड राज्य का प्रमुख नगर है, ठीक है। वाराणसूर सागर एक बांध है जो केरल राज्य के वायनाड ज़िले में काविनी नदी के सहायक कमरन थोडू नदी पर है, ठीक है। वाराणसूर सागर परियोजना के अनुसार है, ठीक है। ये है वो एक सागर परियोजना के अंतर्गत है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई कितनी है, 2900 किलोमीटर है। ये तिब्बत के चेम्योंगडंग ग्लेशियर से शुरू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी बता देंगे। जहाँ इसे त्यांगशोपो कहते हैं या सांगपो कहते हैं, सांगपो ता इसमें साइलेंट है। और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश कर जाती है। महत्वपूर्ण इसकी सहायक उपनगरीय सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस और तिस्ता हैं। नदी का नाम क्या है, तो बहुत आसानी से बता दो, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्री निकलती है ऊपर ग्लेशियर से, और इधर एक निकलती है सिंधु, दो ही निकलती हैं ग्लेशियर से। ब्रह्मपुत्र आती है पूरी वहाँ से होते हुए और हमारे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तिब्बत से होते हुए आती है ये, ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं, और जबकि अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहते हैं। वैसे ब्रह्मपुत्र नदी है, ठीक है। तो इस चीज़ को, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से कहा जाता है, और गंगा नदी में जब ये मिल जाती है तो ये मेघना बन जाती है, ठीक है। पद्मा और गंगा जब मिल जाती हैं आपस में तो ये मेघना बन जाती है, और मेघना ही जाकर डेल्टा बनाती है पश्चिमी बंगाल में, ठीक है, याद रखना। भारत मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरती है, कौन सा इसमें 5 में से नहीं है, नहीं है पूछा है। तो जो टाइम मेरिडियन है वो कहाँ से, मेरिडियन हमारी जो वैसे तो ग्रीनविच है, लेकिन हमारे भारत में जो है प्रयागराज के नैनी से गुजरती है, इलाहाबाद के 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, याद रखना, पूर्वी शब्द बिल्कुल नहीं भूलना है, हर बार मैं कहती हूँ, ठीक है। और ये जो भारतीय मानक समय की 1 सितंबर 1947 को हमने स्थापना की थी कि हमारा मानक समय यहाँ से गिना जाएगा, हम प्रयागराज को सेंटर पॉइंट मानेंगे अपने भारत में, ठीक है, वहाँ से हम गिनेंगे। तो ये जो प्राइम मेरिडियन में पड़ने वाले 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश पड़ता है, मध्य प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश का तो प्रयागराज है ही, MP है, आंध्र प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। तो कौन सा नहीं होगा इसमें, बिहार नहीं होगा, है ना, तो बिहार इसमें गलत है। अगला है कि संविधान का द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या होगी। लोकसभा में अगर संविधान विचार कर रहा है तो सबसे अधिकतम संख्या 552 होगी, आपने सुन रखी होगी खूब आसानी से। इससे कम कैंडिडेट तो होते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो जो 530 सदस्य हैं वो राज्यों से निर्वाचित होते हैं, जबकि अधिकतम लोकसभा के 20 सदस्य जो हैं वो संघीय क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा इसको। भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक दर्जा दिया, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, 1992 की बात है, और पंचायती राज को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया, ठीक है, पूरा इसमें दिया है। और 24 अप्रैल 1993 को जो है हम पंचायती राज दिवस प्रभावी हुआ ये, तो इसलिए पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है, ये हो गया इम्पोर्टेंट। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली के स्तर
नहीं है। तो तीसरा कौन सा इसमें नहीं है, वो है नगर परिषद। ठीक है, जिला, ग्राम पंचायत, ये तीनों हैं। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद तीनों हैं, लेकिन जो नगर परिषद है वो नहीं है पंचायती राज से संबंधित। ठीक है, ये पूरा लिख रहा है 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। इसीलिए हम 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस चीज़ को भी याद रखिएगा। त्रिस्तरीय व्यवस्था है इसकी, ग्राम पंचायत, पंचायती समिति और जिला परिषद। और ये बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय कहानी दी थी, अशोक मेहता ने द्विस्तरीय बताई थी, लेकिन बलवंत राय मेहता की ही चल रही है इस समय। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है, तो ये एक लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। ठीक है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, यानी कि इसकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता, ये भी बिल्कुल सही लिखा है। फिर इसमें लिखा है कि ये एकल है क्योंकि केंद्र में इसमें अधिक शक्तियाँ हैं, लेकिन ये संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य दोनों के बीच विभाजित है, बिल्कुल सही। आपने देखा होगा, जो आप अनुसूची 7 में देखते हैं, तीन टाइप की केंद्र की सूची हैं, फिर राज्य की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची है, नहीं है। तो हमारी जो शक्तियाँ हैं वो विभक्त की गई हैं उसमें। ठीक है, राज्य के राज्यपाल, क्या लिखा है कि राज्य के राज्यपाल संसद और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है, तो ये गलत है। ठीक है, तो डी वाला इसमें गलत है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 में दी गई आधार के अनुसार संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, और भारत की संसद से भिन्न किसी अन्य संवैधानिक निकाय या जन्म संग्रह की इसमें व्यवस्था नहीं है, केवल भारतीय संसद ही इसमें रोल अदा करता है। ठीक है, अगला है संशोधन की बात हो रही है, इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं। इनमें से कौन सा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है, कौन सा कारक ऐसा नहीं है? तो देखो, ब्रिटेन के संसदीय लोकतंत्र है, रूस की समाजवादी क्रांति है, अमेरिका के अधिकारों का विधेयक है। ये तीनों चीज़ें भारतीय संविधान का जब निर्माण किया था तो हमने लिया था, इन तीनों से हमने कुछ ना कुछ। औद्योगिक क्रांति इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो ये देखो पूरा दिया है। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, संसदनात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया। अमेरिका से हमने मौलिक अधिकार लिए हैं, न्यायिक पुनरावलोकन लिया है, संविधान की सर्वोच्चता ली है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उस पर महाभियोग भी अमेरिका से लिया है, उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया है, उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विधि और वित्तीय आपात, ये सब हमने अमेरिका से लिया है। रूस से हमने मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान लिया है, न्याय का सिद्धांत लिया है, इनकी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक 3 प्रकार का न्याय होता है, तो ये हमने सब लिया है। ठीक है, और औद्योगिक क्रांति जो कि ब्रिटेन में हुई थी, भारतीय संविधान के निर्माण में इसका कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। 133वां क्वेश्चन है दोस्तों, ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी, उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था हमारा ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले? तो पर्यटन नहीं था हमारे यहाँ, पर्यटन नहीं था, लेकिन कृषि भी होती थी, लोग हस्तशिल्प भी करते थे, घर पे ही सब कुछ बनाते थे, और भी निर्माण कार्य होते थे, लेकिन पर्यटन का जो था उसमें जोर नहीं था। पर्यटन का बहुत सालों तक जोर नहीं रहा हमारे जो है दोस्तों, मुझे लग रहा है स्वतंत्रता के बाद तक भी नहीं रहा, लेकिन अब ज़्यादा है। अब क्या होता है पर्यटन को लेकर, अब गर्मी वो सरकार भी इस पर जोर दे रही है, जिससे हमारी आर्थिक स्थिति सुधरे और लोग अपने देश के बारे में और दूसरे विदेशी लोग भी हमारे देश के बारे में जान पाएँ कि क्या क्या अच्छा है। इसके साथ ये है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है इतनी भीड़ बढ़ा देते हैं, पोल्यूशन कर देते हैं, अतः मतलब अधिक पर्यटन का भी जो है वो नुकसान होता है कहीं ना कहीं। ठीक है, फिर है 1951 में नई उदार 91 की बात हो रही है, नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित किया। इसमें से कौन है मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबंधित करने के लिए? एक इसमें से नहीं है, तो वो है औद्योगिकीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है ये औद्योगिकीकरण से संबंधित, तो ये आप यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इसमें 3 घटक दिए हैं उदार नीति के अनुसार, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, लेकिन औद्योगिकीकरण नहीं था इसमें। ठीक है, 3 प्रमुख जो घटक थे। ठीक है, तो ये यहाँ पर लाई गई थी आर्थिक नीति। ठीक है, इस चीज़ को। फिर अगला क्वेश्चन है कि कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे, निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा अर्थशास्त्री जो है वो नहीं है? तो इसमें जो है वो प्रशांत चंद्र महालनोबिस, जो PC
महालनोबिस जो हैं वो अर्थशास्त्री नहीं है, ठीक है। जबकि दादाभाई नौरोजी, BKRV राव और RC देसाई ये तीनों थे। दादाभाई नौरोजी का तो बहुत बड़ा रोल है, ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या है, जो हैं वो एक भारतीय वैज्ञानिक और सांख्यिकीविद हैं, ठीक है, और भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना में उनके योगदान के कारण उन्हें जाना जाता है। पंचवर्षीय योजना में इन्होंने बहुत योगदान दिया, लेकिन ये अर्थशास्त्री नहीं है। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए दोस्तों। कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं। इनमें से कौन सा बैंक उनकी टैगलाइन के बीच एक असंगत मिलान कर रहा है, ठीक है। बैंकों की टैगलाइन है, तो भारतीय स्टेट बैंक की टैगलाइन क्या है, आप बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है, आप बैंकर टू एवरी इंडियन, ठीक है। पंजाब नेशनल बैंक की क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी है। कोटक महिंद्रा की क्या है, लेट्स मेक मनी सिंपल, ठीक है। देना बैंक की ट्रस्टेड फैमिली बैंक। अब इसमें गलत कौन सा है, तो गलत जो है वो पंजाब नेशनल बैंक का है। बढ़ती का नाम जिंदगी, ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे गलत है। जबकि यहाँ पे पूरा लिखा है देना बैंक का, इसका पंजाब नेशनल का है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ठीक है, ये है, ये वहाँ गलत लिखा है बढ़ती का नाम जिंदगी। RBI का लिखा है डेवलपिंग बैंकिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा का इंडियाज़ इंटरनेशनल बैंक। इंडियन बैंक का क्या है, योर ओन बैंक। इस तरह से इसको पढ़ लीजिएगा, ये आ सकते हैं। अगला है गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं है, कौन सा ऐसा है जो शर्तों से बाहर था। तो जाति व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाए, इसमें धर्मशाला और एक छोटा डिस्पेंसरी होना चाहिए, ये भोजन और कपड़ों के मामले में आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है वही बी वाला जो है वो जो है इसमें नहीं है, ठीक है। एक आदर्श गांव को पूरा करेगा, जिसमें से प्रमुख शर्तों के अंतर्गत ये नहीं आता कि इनके जो पूजा के स्थल हैं एक दूसरे के पास बना दी जाए, ये बात इसके अंतर्गत नहीं आती, ये गलत है, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद है कि 21वां राष्ट्रमंडल खेल 2018, अब 2023 में कौन सा हुआ, इस चीज़ को याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल खेल। और तो उसके बारे में अभी ये 2018 का है, तो इसको पढ़ लीजिए। 2018 का लिखा है इसमें कि उसका मुख्य आदर्श वाक्य जो होते हैं वो क्या था, तो इसका मुख्य आदर्श वाक्य था शेयर द ड्रीम, ठीक है, शेयर द ड्रीम, अपने स्वप्न को आप शेयर कीजिए लोगों से, ठीक है। 139 का क्वेश्चन है उबेर कप के बारे में, जो कभी कभी महिलाओं का वर्ल्ड टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन ये प्रतियोगिता है उबेर कप, ये भी याद रखिएगा, जिसमें महिलाओं की राष्ट्रीय बैडमिंटन टीमों के द्वारा भाग लिया जाता है। किस टीम ने 2018 में उबेर कप जीता, तो जापान ने जीता, ठीक है। उबेर कप बैडमिंटन खेल है, इसको याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन थे GS और हिंदी के थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और लेवल्ड क्वेश्चन थे, वास्तव में अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल वास्तव में एग्ज़ाम में आने चाहिए। एग्ज़ाम में इसी तरह के जब अच्छे क्वेश्चन आते हैं तो करते हुए अच्छा लगता है उन्हें सॉल्व करते हुए। और इसी तरह की वीडियो मैं आपको हमेशा लाती रहूँगी, अपलोड करती रहूँगी चैनल पे। और हिंदी जो है, हिंदी भी मैं लाने वाली हूँ। हिंदी में सबसे पहले वर्णमाला लेके आऊँगी, वर्णमाला में किस तरह के MCQs हैं वो भी लेके आऊँगी। आप बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन की ज़रूरत सबको होती है दोस्तों, जो भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, एक बार फिर से कह रही हूँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। अपडेट आपको मिलता रहेगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।